दोस्तों आज के वीडियो में समझेंगे कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को और ब्रेकडाउन को ट्रेड कैसे करना है। मतलब कि हमें कब एंट्री लेनी है और कहां पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करना है, और उसके अलावा कब हमें रिटेस्ट का वेट करना है और कब बिना रिटेस्ट का वेट किए हमें एंट्री लेनी है। तो आज के वीडियो में इन तीन बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, टेक्निकल के साथ समझेंगे एंड साइकोलॉजी से भी समझेंगे कि इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है। तो हमारे आज के ये तीन मेन पॉइंट, जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तब वहां पर हमें कैसे ट्रेड लेना है, जब भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है वहां पर हमें कैसे ट्रेड लेना है, और जब भी ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं तब वहां पर हमें बिना रिटेस्ट के कब ट्रेड लेना है और कब हमें रिटेस्ट का वेट करना है। अब देखिए, ज्यादातर लोगों को तो पता ही होगा कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और रिटेस्ट क्या है, पर फिर भी फटाफट से थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और रिटेस्ट क्या है। बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से समझ लेंगे। देखिए, रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां से प्राइस को बार बार रिजेक्शन मिलता है, यानी कि उस पॉइंट को, पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए कि निफ्टी का 20,000 का लेवल है, तो निफ्टी को 20,000 से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, 20,000 से बार बार प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, तो 20,000 को हम कह देंगे रेजिस्टेंस। जिस पॉइंट से प्राइस को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, जहां से प्राइस बार बार नीचे आ रही है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और उसी तरह मान लीजिए 19,500 से निफ्टी को बार बार सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि 19,500 के लेवल से बार बार प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, उस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही, उस लेवल से नीचे नहीं जा रही है। तो एक पर्टिकुलर लेवल से जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, बार बार उस लेवल पर प्राइस सपोर्ट लेती है, तो वो उसके लिए एक सपोर्ट एरिया बन गया, तो उसे कहते हैं सपोर्ट। और रिटेस्ट की बात करें तो जब भी प्राइस अपने कोई पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करती है, चाहे वो सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, यहाँ पर मान लीजिए कि जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो वो थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर वो थोड़ा सा नीचे आती है, अपने उस लेवल को टेस्ट करती है जिस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पा रही थी। जैसे कि यहाँ से इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर से उस लेवल पर आई, तो जब वो फिर से उस लेवल पर आती है तो जो लेवल उसके लिए एक रेजिस्टेंस था वो अब उसके लिए एक सपोर्ट बन चुका है। तो वहाँ से उस लेवल को टच करके फिर से प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है, तो उसे रीटेस्ट कहा जाता है। देखिए, नाम क्या है, रीटेस्ट, यानी कि फिर से उस लेवल को टेस्ट कर रही है। टेस्ट यानी कि अगेन उस लेवल को प्राइस टेस्ट कर रही है। सेम उसी तरह सपोर्ट में भी होता है, जब भी प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाती है अपने उस लेवल को टेस्ट करने के लिए, जो लेवल उसके लिए एक सपोर्ट था अब वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है, तो उस लेवल को रीटेस्ट करती है और फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है। एंड और एक बात कि जब भी प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे होती है तो वो लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, पर जब भी प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर देती है तो वही सेम लेवल उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। तो जब भी प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे है तो वो लेवल उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। जब प्राइस उस लेवल के ऊपर चली जाती है उस लेवल को ब्रेक करके, तो वही सेम लेवल उसके लिए एक सपोर्ट का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को समझते हैं कि कब रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना, कब रिटेस्ट का वेट करना है और कब रिटेस्ट का वेट नहीं करना, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है और कहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखिए, इस लेवल से बार बार प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस हो गया। अब पहली बात तो ये कि जब भी आपके रेजिस्टेंस का डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है, सीधे सीधे जाके प्राइस उसे ब्रेक कर देती है, तब आपको कभी वहां पर सीधे ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेनी है। सीधे सीधे ब्रेकआउट का मतलब क्या, देखिए ऐसे प्राइस नीचे से आई, कैंडल के ऊपर कैंडल बनाती रही और जो भी उसका ऊपर रेजिस्टेंस था उसे उसने ब्रेक कर दिया, ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। अब ऐसे ब्रेकआउट पर हमें एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए उसे समझते हैं। देखिए, आप खुद अपने आप को यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर आपने आप समझ लीजिए कि आपने यहाँ पर बाई किया है और अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। आपको पता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, आपने यहाँ पर बाई किया है, प्राइस ऊपर जाते 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 अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँच गई, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपने बॉटम पे बाई किया है, प्राइस अब टॉप पे चल रही है, तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे या नहीं करोगे, वहाँ पर आपकी जो भी पोजीशन है आप उस पोजीशन को कट करना चाहोगे कि नहीं। आपको वहाँ पर ये डर लगेगा ना कि मैं यहाँ से बाई किया है, मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, अब प्राइस रेजिस्टेंस के पास है, अब प्राइस रेजिस्टेंस से रिस्पेक्ट लेके उसे वहाँ पर रिजेक्शन मिल सकता है, प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है, तो उस डर में आप वहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करोगे या नहीं करोगे। और ज़्यादातर बार ऐसे सीधे सीधे जब प्राइस ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, तो वो ट्रैप कहलाता है कि मतलब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होगा काफ़ी सारे लोग
लोग वहाँ पर बाई करने के लिए जाएंगे। जैसे ही काफ़ी सारे लोग वहाँ पर बाई करने के लिए जाएंगे तो वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ चली आएगी, सारे लोगों को ट्रैप कर देगी। देखिए सीधा सीधा जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तब वहाँ पर बाई ना करने के काफ़ी रीज़न है। एक रीज़न तो ये कि जिन लोगों ने बॉटम पे बाई किया है वो रेजिस्टेंस पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है। दूसरा रीज़न ये कि वहाँ पर अगर रेजिस्टेंस है तो नए सेलर्स वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर अपनी शॉर्ट में पोजीशन बना सकते हैं, तो वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। इसके अलावा इस तरीके के ब्रेकआउट को आप ट्रेड करोगे, वहाँ पर आप एंट्री बनाओगे तो वहाँ पर आप सबसे ज़रूरी जो चीज़ है आपका स्टॉप लॉस, आप अपने स्टॉप लॉस को सेट कहाँ पे करोगे? क्या यहाँ पर आपके पास कोई जगह है स्टॉप लॉस सेट करने की? अब आप अगर कहोगे कि हम कैंडल के लो के नीचे अपने स्टॉप लॉस को सेट करेंगे तो देखिए ज़्यादातर लोग यही करते हैं, पर ये तरीका गलत है। कैंडल के लो के ऊपर आपको स्टॉप लॉस सेट नहीं करना होता, आपको लास्ट स्विंग लो पे स्टॉप लॉस सेट करना होता है। यानी कि आपका ओरिजिनल स्टॉप लॉस यहाँ पर आ सकता है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी कोई देता है, तो यहाँ पर तो स्टॉप लॉस सेट किया नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर आपने एंट्री ले ली, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट किया और प्राइस नीचे की तरफ आ गई, तो क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप देंगे? और अगर आप कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस देंगे तो वो ट्रेड चल गया फिर तो अच्छा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर अगर वो ट्रेड नहीं चला, नीचे की तरफ आया, तो क्या होगा? वहां पर आपका स्टॉप लॉस पहले हिट होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो सही जगह पर स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है उसे हमने चार्ट रीडिंग की सीरीज में समझा था, तो उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। पर यहाँ पर अगर आप कैंडल के लो का ही स्टॉप लॉस लोगे तो ज्यादातर बार ये होगा कि आपका स्टॉप लॉस पहले जाएगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें देना नहीं चाहिए। तो इन शॉर्ट इतनी बात को अभी समझ लीजिए कि सीधे सीधे ब्रेकआउट होता है तो उसे थोड़ा अवॉइड कर देना ही ठीक रहेगा। चलिए ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात पर आते हैं कि अगर हमें सीधे सीधे ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना है तो हमें ट्रेड कैसे करना है, कब करना है? अब यहाँ पर इस चार्ट पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी है, पर हमें पैटर्न का भी कुछ नहीं काम, हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पर ही फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो गया है, रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पर बाई आप क्यों कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रेड क्यों लेना चाहिए, क्या साइकोलॉजी है, उन सारी चीज़ों को आप डिटेल में समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ तो क्या प्राइस ने सीधे सीधे जाके ब्रेकआउट कर दिया था? क्या सीधे सीधे जाके इस लेवल को ब्रेक कर दिया था? नहीं। देखिए प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके आई, यहाँ तक आई, यहाँ से फिर से ऊपर जाने लगी, फिर यहाँ से इसने एक रिजेक्शन लिया, एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पर किया और पुल बैक लेके फिर से उसने ब्रेकआउट दिया, यानी कि फिर उसने ब्रेक किया इस लेवल को। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बाई किया था, प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आई तो उन लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आई, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास गई, फिर से लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, फिर प्राइस यहाँ पर नीचे आई, यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ पर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर से लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की थी, फिर प्राइस यहाँ तक आई और यहाँ से फिर से कंटिन्यू करके इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बाइंग की थी उन लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो यहाँ पर फिर से प्राइस को नीचे आना चाहिए, पर यहाँ से प्राइस नीचे नहीं आ रही है, फिर से प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब कि यहाँ पर लोग अब यहाँ पर बुलिश हो चुके हैं, यहाँ पर नए बायर्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर अब लोग प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तभी यहाँ पर ये पुल बैक करके प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रही है। तो एक तो पहले हमने वो समझा था कि जब सीधे सीधे प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ पर हमें बाई क्यों नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पर भी हुई, पर यहाँ पर जब प्रॉफिट बुकिंग हुई तो उससे पहले प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, फिर से कंटिन्यू करके इस लेवल को ब्रेक कर रही है, यानी कि ब्रेक करने से पहले ही प्रॉफिट बुकिंग हो गई, वहाँ पर एक पुल बैक हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। वहाँ पर जब सीधे सीधे प्राइस ने ब्रेक किया था रेजिस्टेंस, वहाँ पर हम बाई क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रॉफिट बुकिंग आई ही नहीं थी। कभी भी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर आ सकती थी और ट्रैप हो सकता था, प्राइस नीचे की तरफ आ सकती थी। और यहाँ पर जब रेजिस्टेंस पर प्राइस आई तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, पर प्राइस वहाँ पर नीचे नहीं आई और फिर से आधे रास्ते से ही ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। मतलब कि नए लोग यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, अब नए लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं तो वो प्राइस को ऐसे तो नीचे नहीं आने देंगे, यहाँ पर बाइंग आ रही है, मतलब कि प्राइस अब ऊपर की तरफ जाएगी, इसीलिए यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। जब भी रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस से पहले एक पुल बैक आ जाता है इस तरीके से, तो वहाँ पर आप रिस्क लेकर बाई कर सकते हैं, पर सीधे सीधे ब्रेकआउट पर आपको बाई नहीं करना चाहिए। सो आई होप कि आप इस पॉइंट को सही से समझ गए होंगे। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पर सीधे सीधे आती है वहाँ पर हम ट्रेड क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वहाँ पर हम ट्रैप हो सकते हैं। पर जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाती है, वहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करती है, थोड़ा बिल्डअप करती है, इस तरीके से पुल बैक करती है, मतलब कि जिन जिन लोगों ने बॉटम पे बाय किया था उन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, और फिर प्राइस अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो इसका मतलब है कि नए लोग वहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो जो नए लोग वहाँ पर ऐड हो रहे हैं वो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बाइंग होगी तो उस चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी, मतलब कि यहाँ पर बाइंग होगी, प्राइस के ऊपर जाने के यहाँ पर चांसेस है। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी सीधे सीधे ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर हमें हमारा स्टॉप लॉस सेट करने की जगह ही नहीं होती। जहाँ पर स्टॉप लॉस आ रहा है वो बहुत ही बड़ा एरिया है, तो वहाँ पर तो हम स्टॉप लॉस दे नहीं सकते। पर जब भी इस तरीके से बिल्डअप हो जाता है, जब भी इस तरीके से पुल बैक हो जाता है, तो यहाँ पर एक लास्ट स्विंग लो हमें मिल जाता है, जो कि एक प्रॉपर जगह है स्टॉप लॉस सेट करने की। तो यहाँ पर अगर हम बाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक जगह है स्टॉप लॉस सेट करने की, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस सेट करके एंट्री ले सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है, प्राइस नीचे की तरफ आती है, तो हमारा ये स्टॉप लॉस जाएगा। पर अगर सीधे सीधे प्राइस ने ब्रेक कर दिया है तो वहाँ पर हम क्या स्टॉप लॉस देंगे, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये बात तो हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम आगे का चार्ट देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या हुआ था। देखिए यहाँ पर मार्केट बंद हो गई थी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट बंद हो गई थी, अगले दिन मार्केट ओपन हुई, वहाँ पर क्या हुआ उस चार्ट में देखते हैं। अब यहाँ पर ये अगले दिन का चार्ट देखिए, यहाँ पर तो मार्केट यहाँ पर ऊपर ही गई है, पर हो सकता है मतलब कि जब मार्केट अगले दिन ओपन होती है तो फ्लैट भी ओपन हो सकती है, बहुत बड़ा गैप अप भी ओपन हो सकती है और गैप डाउन भी ओपन हो सकती है। पर यहाँ पर तो हमें सिर्फ इस बात को समझना था कि ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है, तो ये गैप अप गैप डाउन को तो नहीं डिस्कस करना। पर यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इस तरीके से ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर आप एक रिस्क लेकर ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा ही सेफ प्ले करने वाले हैं, मतलब कि आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, आपको और ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए, तो इसके बाद भी एक रिटेस्ट का वेट कर लीजिए और उस रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर ट्रेड कीजिए। बस जो मेन पॉइंट था वो हमने समझ लिया कि हमें वहाँ पर कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना, कब करना है तो क्यों करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करना है, और जब नहीं करना तब क्यों नहीं करना है। अब यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, ये चार्ट हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी बार रिटेस्ट नहीं आते। ज़रूरी नहीं कि हर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट आएगा ही आएगा, ज़्यादातर बार आते हैं, पर कुछ किस्सों में ऐसा भी होता है कि कोई रिटेस्ट नहीं होता और प्राइस सीधे ऊपर की तरफ रैली कर देती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, जोन ड्रॉ नहीं किया। अगर जोन ड्रॉ किया होता पहले की तरह तो ये सही से दिखता है। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पर देखिए, प्राइस रेजिस्टेंस के पास आई, नीचे आ गई, रेजिस्टेंस के पास आई, नीचे आ गई, रेजिस्टेंस के पास जाके बार बार वो रिजेक्शन ले रही थी और फाइनली यहाँ पर इसने एक छोटा सा बिल्डअप किया। यहाँ पर बिल्डअप करने के बाद प्राइस ने ब्रेक किया, तो यहाँ पर इस कैंडल पर हम ट्रेड ले सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ। अब देखिए यहाँ पर हम इस ब्रेकआउट पर क्यों ट्रेड ले सकते हैं, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। क्योंकि ब्रेकआउट हुआ उससे पहले एक बिल्डअप हो चुका है, हमारे पास यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करने की जगह भी है, और जिन लोगों ने यहाँ पर बॉटम पे बाई किया था, यहाँ पर कंसोलिडेट में यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे हुई, वहाँ पर उन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो अब अगर प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है, मतलब कि नए लोग यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और नए लोग प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ब्रेकआउट के बाद कोई ऐसा पुल बैक नहीं हुआ, कोई रिटेस्ट नहीं हुआ। तो काफ़ी बार क्या होता है, हमारे ट्रेड मिस हो जाते हैं क्योंकि हम रिटेस्ट का वेट करते हैं। तो जब ऐसा होता है, मतलब कि ब्रेक करने से पहले ही एक रिटेस्ट हो चुका है, मतलब कि एक पुल बैक हो चुका है या प्राइस ने बिल्डअप किया है, हमारे पास एक छोटा सा स्टॉप लॉस देने की जगह भी है, तो यहाँ पर आप रिस्क लेकर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि ब्रेकआउट को हमें कैसे ट्रेड करना है, कब हमें रिटेस्ट का वेट करना है, कब हमें रिटेस्ट का वेट नहीं करना है। जब भी प्राइस सीधे सीधे वहाँ पर ब्रेक कर देगी तब हमें किसी भी हालत में ट्रेड नहीं करना है। तब ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे ब्रेक कर देगी तो वो स्टॉक ऊपर जा ही नहीं सकता, प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकती। जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, पर सीधे सीधे ब्रेकआउट होता है तब हमें एक पुल बैक का वेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर सीधा ब्रेकआउट हो गया,
फिर हमें एंट्री नहीं लेनी, हमें एक रिटेस्ट का वेट करना है। तब हमने वहाँ पर रिटेस्ट का वेट किया, फिर उस रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट होने देना है, यानी कि इस लेवल को निकलने देना है। जब ये लेवल निकल गया तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी कि हमें स्टॉप लॉस सेट करने की जगह मिल गई, क्योंकि सीधे सीधा ब्रेकआउट हो गए। उसके बाद जब रिटेस्ट होता है और रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट होता है, मतलब कि इन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, नए लोग यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और लोग यहाँ पर चाहते हैं प्राइस को ऊपर ले जाना, यानी कि रिटेस्ट के ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री ले लो और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस सेट करने की जगह भी मिल गई है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस देकर एंट्री ले सकते हो। तो वहाँ पर चांसेस है क्या फिर से प्राइस कंटिन्यू कर सकती है। तो सीधा सीधा ब्रेकआउट होता है तब एक रिटेस्ट का वेट कर लीजिए। इस तरह ब्रेकआउट होता है बिल्डअप करके, एक रिटेस्ट करके, एक पुल बैक करके, तो वहाँ पर आप चाहो तो आप सीधे सीधे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आपके पास एक छोटा सा स्टॉप लॉस देने की जगह मिल गई है। और यहाँ पर एक और रीज़न है कि जो लोग बॉटम से बैठे थे वो लोग यहाँ पर निकल चुके हैं, नए लोग यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जो लोग मार्केट में कुछ समय दे चुके हैं, वो लोग तो ये सारी बातें जानते होंगे। पर जो इंसान 6 महीने से आया है, जिस इंसान को 1 साल हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उसे ये सारी बातें पता ना हो। अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आपको ये शायद बेसिक लग सकता है, पर जिन लोगों को ये बातें नहीं पता उनके लिए ये सारी बातें बहुत ही नई बातें होगी कि ऐसा भी होता है। तो जिन लोगों को ये बातें नहीं पता उन्हीं के लिए हम इतना डीप में समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी होती है, कि उनको पता चले कि इस तरीके से प्राइस बिहेव करती है, इस तरीके से लोगों की साइकोलॉजी होती है। ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी है ये समझने के लिए कि हमें कब रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है, कैसे करना है, कब हमें रिटेस्ट का वेट करना है, कब हम रिटेस्ट के बिना भी एंट्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट था उसे हमने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर तो हम जितने चार्ट देखें उतने कम है, क्योंकि यहाँ पर लाखों टाइप्स के चार्ट होते हैं, सब में अलग अलग तरीके से ब्रेकआउट होते हैं, सब में अलग अलग जगह रेजिस्टेंस बने होते हैं। तो वो तो मतलब आपको बैक टेस्ट करना होगा, आपको देखना होगा, तब आपको पता चलेगा। पर जो मेन कंसेप्ट था उसे हमने क्लियर कर लिया है। तो अब सपोर्ट को समझ लेते हैं कि सपोर्ट के ब्रेकडाउन को हमें कैसे ट्रेड करना है। देखिए अगर इस चीज़ को आप समझ चुके हैं तो सपोर्ट में भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर प्राइस को हम ऊपर की तरफ ट्रैक कर रहे हैं, सपोर्ट में हम प्राइस को नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे, पर ये सारा कंसेप्ट सेम ही रहेगा। तो देखिए सपोर्ट में भी सेम रहेगा। जिस तरीके से रेजिस्टेंस को हमने देखा कि सीधे सीधे हमें ट्रेड नहीं करना, तो सपोर्ट भी जब सीधे सीधे डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है तब उसे भी ट्रेड नहीं करना। अब उसकी वजह क्या है, तो वही सेम रीज़न है, वही सेम साइकोलॉजी है कि टॉप पर जिन लोगों ने सेल किया है, तो प्राइस अगर वहाँ पर सपोर्ट पर आ चुकी है तो सपोर्ट पर वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, तो वहाँ से प्राइस हमें ट्रैप कर सकती है, इसीलिए हमें नहीं करना है। तो जितना टाइम हमने वहाँ पर रेजिस्टेंस को समझने में लिया इतना टाइम यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि सारी ही बातें सेम है, तो यहाँ पर इसीलिए हम नहीं लेंगे। तो जब यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट से लेकर एक पुल बैक करेगा या सपोर्ट पे थोड़ा सा पुल बैक करेगा, पुल बैक करने के बाद थोड़ा सा बिल्डअप करेगा, फिर से नीचे की तरफ अगर वो कंटिन्यू करेगा तो वहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टॉप लॉस सेट करने की भी जगह मिल गई, और टॉप पर जिन लोगों ने सेल किया था, शॉर्ट किया था, उन लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब फिर से प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रही है, मतलब कि नए सेलर्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं जो प्राइस को नीचे ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और जब भी अगर सपोर्ट से नीचे प्राइस डायरेक्ट ब्रेक कर देती है तो उसी तरह हमें एक पुल बैक का वेट कर लेना है। डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो गया, हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर एक इस तरीके से पुल बैक आता है, वहाँ पर रिटेस्ट होता है, उसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस देकर हम वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और आपको बिल्कुल ही मतलब उसी तरीके से ट्रेड करना है कि सपोर्ट भी आपको ब्रेक होने देना है, सपोर्ट को भी ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद रिटेस्ट होने दीजिए, उस रिटेस्ट का भी ब्रेकडाउन होने दीजिए, तो वहीं पर आप एंट्री लीजिए, वो थोड़ा ज़्यादा सेफ हो जाएगा। क्योंकि एक रिटेस्ट हो जाता है, उसका भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वहाँ पर हायर चांस होते हैं कि वहाँ पर प्राइस उस डायरेक्शन में जा सकता है। देखिए हायर चांस होते हैं, ज़्यादातर बार होता है, हर बार होता है ऐसा कभी मत मानना। तो यहाँ पर सपोर्ट को भी आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है, आपको इसी तरीके से समझना है। सीधे सीधे आता है तब क्यों नहीं ट्रेड करना, वो अपने आप को आप जवाब दीजिए, क्योंकि टॉप पर जिन लोगों ने सेल किया है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। सपोर्ट पर आया, एक पुल बैक लिया, फिर से ब्रेक किया, मतलब कि नए
सेलर्स ऐड हो रहे हैं तो वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको रिटेस्ट का वेट कब करना है, जब सीधे सीधे प्राइस ब्रेक कर देती है तब। जब एक रिटेस्ट पहले ही हो चुका है, एक पुल बैक पहले ही बन चुका है, एक बिल्डअप पहले ही हो चुका है, तो वहां पर जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपके पास स्टॉप लॉस सेट करने की जगह भी है, जो सबसे ज़रूरी है। देखिए मैं बार बार एक ही पॉइंट बोल रहा हूँ कि हमारे पास स्टॉप लॉस सेट करने की जगह मिल जाती है, क्योंकि स्टॉप लॉस सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। सीधे सीधे ब्रेक कर देती है तो एक पुल बैक का वेट कर लीजिए, रिटेस्ट का वेट कर लीजिए, ताकि आपके पास एक कंफर्मेशन भी आ जाए और आपको स्टॉप लॉस सेट करने की जगह भी मिल जाए। यहाँ पर हमने समझा कि सपोर्ट के ब्रेकडाउन को कैसे ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है। उसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या समझा, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट को और ब्रेकडाउन को कैसे ट्रेड करना है। उसी तरीके से ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी होते हैं, जिसे हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये 2 वीडियो है जहाँ पर हमने समझा था कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को कैसे ट्रेड करना है और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है। अब देखिए आपको पता होगा कि हर वीडियो में हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करते, हम वो सारी बातों को इंक्लूड करते हैं जो रियल मार्केट में होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही। तो अगर हमने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अब देख ली है तो थोड़ी मार्केट की रियलिटी भी देखते हैं कि रियल मार्केट में क्या क्या होता है। तो उन चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है, ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ भी ना करने लगे कि चलो अब मेरे पास कोई फॉर्मूला आ चुका है तो अब तो यही होना है। तो उसके लिए कुछ चीज़ों को भी देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ही चार्ट में उन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सपोर्ट पर देखिए, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट पर आई, एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेके फिर से इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, मतलब कि यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। तो इसी चीज़ को तो हम कब से समझ रहे थे कि सपोर्ट पर प्राइस आती है, एक पुल बैक लेके ब्रेक करती है, तो वो वहाँ पर रियल ब्रेक डाउन हो सकता है। यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ। पर देखिए आपके सामने ही है, यहाँ पर एक पुल बैक लेके ब्रेक किया, फिर भी प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। तो इस चीज़ का आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर काफ़ी बार हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। अब ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ प्राइस गई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर प्राइस आई, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, फिर नीचे आई, एक पुल बैक किया, पुल बैक के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, पर फिर भी देखिए ट्रैप करके प्राइस नीचे की तरफ चली आई। तो यहाँ पर इस चार्ट को हम सिर्फ इसीलिए देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हर चीज़ हर बार काम नहीं करती, रियल मार्केट में ये सारी चीज़ें भी होती है। तो हमें हमारे रिस्क मैनेजमेंट को देखना है, पोजीशन साइजिंग को देखना है। ये नहीं कि यहाँ पर आपने तुरंत अपनी क्वांटिटी को बहुत ही ज़्यादा कर दिया कि अब तो मेरे पास काफ़ी कंफर्मेशन है, अब तो ट्रेड मेरे ही डायरेक्शन में जा सकता है। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको स्टॉप लॉस सेट करने के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे भाई स्टॉप लॉस तो लगाना है, क्योंकि ट्रेड गलत भी जा सकता है। अब ये चीज़ें हुई, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो सोचा वही होगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो हमें प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, अपने रूल के साथ, अपने रिस्क को मैनेज करके, अपनी पोजीशन साइजिंग को देख के, सारी चीज़ों को सही करके फिर हमें वहाँ पर कोई भी प्लान करना है। लेकिन इसी चार्ट में आगे जाके देखिए, यहाँ पर जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ उससे पहले इसने पुल बैक किया, तो यहाँ पर तो ये काम किया, देखिए प्राइस नीचे की तरफ ही जाने लगी। यहाँ पर हमने इस कैंडल पर ट्रेड लिया होता स्टॉप लॉस के साथ, तो यहाँ पर ये ट्रेड हमारा चलता। पर यहाँ पर अगर हमने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जाता। तो काफ़ी बार ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। रेजिस्टेंस पर बिल्डअप होने के बाद भी वो ट्रेड फेल हो सकता है, सपोर्ट पर पुल बैक करके नीचे आने के बाद भी वो ट्रेड फेल हो सकता है। ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, नीचे जाने के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट का भी ब्रेकडाउन हुआ, उसके बावजूद भी ट्रेड फेल हो सकते हैं। एंड हाँ, और एक बात कि जब भी प्राइस सीधे सीधे वहाँ पर कोई भी लेवल ब्रेक कर देती है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो सपोर्ट हो, उसके बाद हम अगर वहाँ पर पुल बैक का वेट करेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो काफ़ी बार कोई प्रॉफिट बुकिंग ना भी आए और वो ट्रेड मतलब कि अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ ही जाता रहे, नीचे की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ भी आता है, तो वहाँ पर हमारे ट्रेड मिस भी हो सकते हैं। पर ऐसी सारी चीज़ें रोज़ नहीं होगी, वो सारी चीज़ें कोई इवेंट पे होगी, कोई न्यूज़ पे होगी। तो यहाँ पर जो मार्केट में रियल चीज़ें होती हैं उसे डिस्कस करना भी ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि हमें किस तरीके से प्लान करना है। और स्टार्टिंग से जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की वो सारी चीज़ें ज़्यादातर बार होती है, ध्यान से सुनना समझना ज़्यादातर बार होती है, हर बार कुछ नहीं होता। तो जो चीज़ें ज़्यादातर बार होती है उसे अगर हम ट्राई करेंगे तो ऑल ओवर हम कुछ प्रॉफिट में रह सकते हैं। पर जो चीज़ें मतलब बिल्कुल नहीं होती, ऐसी चीज़ों को हम ट्रेड करेंगे तो ऑल ओवर हमारे ट्रेड गलत ही जाएंगे। सो आई होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, हमने क्या डिस्कस किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या साइकोलॉजी थी, क्या एनालाइज था और किस तरीके से हमें प्लान करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, हर चीज़ यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में हर बार काम नहीं करती। तो
तो आपको पूरे एनालाइज के साथ, पूरे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ, अपने रूल्स के साथ कोई भी प्लानिंग करनी है। एंड आपने जो भी समझा उसे आपको बैक टेस्ट ज़रूर करना है। जितना ज़्यादा आप लाइव मार्केट में इन चीज़ों को बैक टेस्ट करोगे उतना और ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी।